सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 23 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 8 के बच्चों की। विषय है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सभी को मतलब जिनकी एज 18 साल की या उससे अधिक है। ठीक है बच्चों, उन सभी को 18 साल एज होनी चाहिए कम से कम, और उससे अधिक के जितने भी लोग हैं उन सबको वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। वयस्क मताधिकार उसे ही बोलते हैं बच्चों, 18 साल या उससे अधिक के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, उससे कम एज के नहीं डाल सकते हैं हमारे भारत में। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानताओं की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति बन जाती है, क्योंकि जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं, मतलब जो कानून को बनाते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये आगे वर्कशीट देखेंगे। ये आंसर नंबर 4 है, वैसे हम आगे देखेंगे उसे। ठीक है, राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब है मिलान करें। क्रियाकलाप दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम। स्तंभ क और ख में पहला है भारत में वोट करने की न्यूनतम उम्र। तो देखिए हमने मैचिंग किया और फर्स्ट भी लिख रखा है यहाँ पर 1, तो 18 साल है, इसे इससे मैच कर देंगे, मिलान कर देंगे। दूसरा है जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं बच्चों? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि के आगे हमने 2 लिख दिया, ये दूसरे से मिलान करेंगे, दूसरे का प्रतिनिधि से मिलान करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया और हमने मिलान भी कर दिया है। तीसरा आज़ादी के लिए संघर्ष, उसे क्या बोलेंगे बच्चों हम? स्वतंत्रता संघर्ष। तो ये तीसरे का हो गया, इसे तीसरे से मिलान करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष को। चौथा है कानून बनाने वाली संस्था। कौन सी होती है? विधायिका होती है, तो चौथा किससे मिलान करेंगे? विधायिका से। पांचवा है कानून को लागू करने वाली संस्था, इसे किससे मिलान करेंगे? कार्यपालिका से, क्योंकि ये कानून को लागू करती है। ठीक है, छठा है कानून की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था, ये छठा से मिलान करेंगे, ये क्या होती है? न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखना बच्चों आप ध्यान से देखो। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होना। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? जवाबदेह होना। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, होना ऐसे लिखेंगे आप, बस यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे, यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म है। प्रति जवाबदेह होना। ठीक है, होना लिख लेना यहाँ पर आप ज़रूर, होना ऐसे, और फिर
पूर्ण विराम लगा देना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आंसर नंबर 1 यही वर्कशीट से है, और वर्कशीट में अगर आंसर है तो हमें वर्कशीट से ही करने चाहिए बच्चों, नहीं है तब हमें अदर इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संसदीय शासन पद्धति की जनता के शासन की पद्धति है, कैसे? मतलब संसदीय शासन पद्धति जो है जनता के शासन की पद्धति है, कैसे है वो हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप संसदीय शासन पद्धति हेडिंग डालना पहले तो, फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने योग्य बना दिया। वयस्क मताधिकार मतलब भारतीय जनता जो कि 18 साल या उससे ऊपर की आयु की है वो सभी वोट डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार संविधान सभा ने स्वतंत्रता संघर्ष जो करने के बाद आज़ादी पाई थी, तो संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने योग्य बना दिया था सभी नागरिकों को। ठीक है, जो 18 साल और उससे अधिक के हैं। तो फिर हम इसके बाद ये लाइन और लिखेंगे आंसर नंबर 2 में, इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। ऐसे करना है बच्चों, आपको वर्कशीट में से ही करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका क्या महत्व है? तो देखिए ये भी वर्कशीट में ही है। आप यहाँ से लिखेंगे संविधान के अनुसार। ठीक है, यहाँ से आंसर 3 लिखेंगे। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर उसके बाद आप एक एक के बारे में बताएंगे। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायपालिका के बारे में भी लिखेंगे आप। न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना होता है। यहाँ तक लिखेंगे आप आंसर 3, संविधान से लेकर यहाँ तक। ठीक है, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। पहले तो ये तीनों अंग बता देना है आपको, फिर तीनों के बारे में बता देना है आंसर 3 में। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए लास्ट पैराग्राफ वर्कशीट का आंसर 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेते हैं हम। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, ये लिखेंगे हम आंसर 4 में। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।